हमारी वर्तमान जीवन शैली हमारे प्राचीन जीवन एवं समाज की विचारधाराओं पर निर्भर करती है। हम जिस प्रकार से विचारों को अपने जीवन में स्थान प्रदान करते हैं एवं जिस प्रकार का चिंतन करते हैं, वह हमें एक लंबे समय के उपरांत अपना प्रभाव प्रदान करता है। हम अपने जीवन में चल रही प्रत्येक गतिविधि को सही अर्थों में करना चाहते हैं, परंतु एक विचित्र घटना चक्र में फंसे रहते हैं। वर्तमान जीवन शैली हमारे व्यक्तिगत जीवन की ओर संकेत करते हुए हमें हमारा प्रतिबिंब प्रदर्शित करने में सहयोग करने का कार्य करेगी। आइए इस यात्रा का आनंद प्राप्त करें। अध्याय 4, वर्तमान जीवन शैली। हम जिस जीवन शैली का निर्वाह कर रहे हैं, उसमें सुख प्राप्त करने के लिए बदलाव एवं नवीनीकरण होना अत्यंत आवश्यक होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, किसी भी बात को लेकर विषाद मत कर। जो हो चुका है वह अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो मूल रूप से अधिकांश लोग मानसिक स्वास्थ्य को अनुभव करते हैं, परंतु एक प्रश्न सदैव उनके हृदय में चलता रहता है। सामान्य तौर पर यह प्रश्न उन लोगों के साथ अधिक रहता है जो अपने जीवन में कष्ट सह रहे होते हैं। कष्ट एवं संकट जब भी किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति की विचारधारा उसे दोषारोपण के लिए प्रेरित करती है। वर्तमान जीवन इसके लिए एक श्रेष्ठ मंच होता है, क्योंकि हम सभी समाज में रहते हैं और हमारे समक्ष कई कार्य निभाने की चुनौती सदैव बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम सदैव किसी न किसी सहयोग की कल्पना भी करते हैं। वास्तव में सहयोगी लोगों के मिलने से ही हमारे व्यक्तिगत समाज का निर्माण भी होता है। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में लोगों के गुणों एवं योग्यताओं के आधार पर उनसे सहयोग प्राप्त किया जाता था। समाज का प्रत्येक परिवार किसी न किसी रूप में अपना योगदान अवश्य दिया करता था। यदि कोई विशेष सहयोग एक समाज में उपलब्ध नहीं होता था तो उसके लिए दूसरे समाज से भी सहायता ली जाती थी। सहयोग की विशेष भावना से ही समाज में प्रेम बना रहता था। धीरे धीरे जब सरकार नामक व्यवस्था का चलन प्रारंभ हुआ तो सहयोग को समितियों के माध्यम से प्रदान करने का निर्णय लिया गया। परिणाम यह निकला कि समाज के अधिकांश लोग अपने दायित्व से पीछे हटने लगे और सरकारी सहायता की प्रतीक्षा करने लगे। वर्तमान में यह व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू होने के उपरांत भी समाज अपने व्यक्तिगत स्तर पर सहायता का लेन देन करता रहता है। जब कभी भी हम किसी भी व्यवसाय का शुभारंभ करते हैं तो हमारा प्राथमिक लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम अपने समाज को पूर्ण विश्वास में लेकर अपने कार्य को प्रारंभ करें। किसी भी व्यक्ति विशेष का प्राथमिक समाज उसका परिवार होता है। परिवार में जो लोग साथ रहते हैं वह सबसे समीप के सहयोगी होते हैं। प्रत्येक परिवार अपने सगे संबंधियों के आधार पर भी अपनी पहचान बनाता है। यह सही अर्थों में एक व्यक्तिगत समाज का भी स्वरूप प्रदान करता है। वर्तमान जीवन शैली में यह देखा जा रहा है कि परिवार में ही आपसी तालमेल की कमी है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी भी निर्णय के लिए समाज में संबंधित सेवा कर्मियों से सहयोग की अपेक्षा करना प्रारंभ कर देता है। किसी भी व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिगत जीवन शैली होती है जिसके विषय में उससे अधिक और कोई नहीं जानता, परंतु उसका परिवार उसके लिए एक ऐसी कड़ी होती है जो उसको बहुत समीप से समझते हुए सहयोग कर सकता है। ऐसे कई तथ्य होते हैं जो एक परिवार को जोड़ने अथवा तोड़ने के लिए कारक सिद्ध होते हैं। सामान्य तौर पर यह तथ्य समझ में नहीं आ पाते क्योंकि हम सभी एक निश्चित जीवन शैली को निभा रहे होते हैं। हमारा दैनिक जीवन चक्र हमें लाभान्वित कर रहा है अथवा नहीं, इसका हमें अधिकांश तौर पर ज्ञान नहीं मिल पाता।
हम अपनी जीवन शैली में कोई विशेष परिवर्तन स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि एक अदृश्य भय सदैव हमारे मन में व्याप्त रहता है। इस भय के कारण हमारा अधिकांश बौद्धिक बल अनुपयोगी ही रहता है। व्यवसायी भाषा में इसे सुविधा क्षेत्र अर्थात कंफर्ट जोन के नाम से जाना जाता है। अर्थात एक ऐसी मानसिक स्थिति जो किसी भी बदलाव से आशंकित ही रहती है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस सुविधा क्षेत्र का निर्मित होना लाभकारी ही सिद्ध होता है, परंतु उसे सदैव इसे विकसित करना भी अनिवार्य होता है। जिस प्रकार हमारा जीवन बालपन से यात्रा प्रारंभ करते हुए प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का सुविधा क्षेत्र समय के अनुसार विकसित होना आवश्यक होता है। कुछ छूट जाने के भय से हमें यह स्थिरता की ओर धकेल देता है, तो ऐसी अवस्था में हम यह मान लें कि अब हमको अपना जीवन केवल ढोना ही होगा। वर्तमान जीवन शैली किस प्रकार से हमारा शोषण कर सकती है, इसका यह एक नमूना मात्र ही है। किंतु चाहे हम जैसी भी परिस्थिति में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हों, हमारी मानसिक स्थिति का नियंत्रण हमारे हाथ में ही होना चाहिए। इसके लिए हमें अपने विचारों का शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। हमें अपने जीवन में सदैव एक ऐसे विकल्प को साथ रखना चाहिए जिससे हमें आर्थिक एवं मानसिक रूप से स्वतंत्र भाव की प्राप्ति हो सके। जब हम अपने समाज में समय व्यतीत करते हैं, तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराएं सुझावों के रूप में प्राप्त होती हैं। हमें उनका मूल्यांकन करने की कला आनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हमारी व्यापारिक सोच का निर्मित होना अत्यंत आवश्यक होता है। व्यापार शब्द प्रकट होते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की मानसिकता एक खिंचाव की ओर झुकने लगती है। हम मूल रूप से व्यापार को समझ ही नहीं पाते हैं। व्यापार करना एक पक्ष होता है, तो वही दूसरा पक्ष व्यापारिक सोच का निर्माण करना होता है। यदि हम व्यापार का पारिभाषिक अर्थ खोजें, तो इसका एक सरल अर्थ एक वस्तु अथवा सुविधा के लेन देन से संबंधित होता है। दूसरी ओर व्यापारिक सोच का अर्थ जीवन में सदैव प्रगतिशील बने रहना होता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो पंसारी के रूप में समाज को उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराता है, व्यापारी कहा जा सकता है। किंतु यदि लंबे समय तक वह इस कार्य को स्वतंत्र भाव से करता है और उसके व्यापार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता है, तो इसका अर्थ यह समझ लेना चाहिए कि उसके पास एक अच्छी व्यापारिक सोच की कमी है। जब हम व्यापारिक सोच को लेकर अपनी मानसिकता को विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो हमें विशेष तौर पर दो शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। यह दो शब्द जिन्हें अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश एवं सुरक्षा के रूप में जाना जाता है, जो मूल रूप से व्यापारिक सोच को ही प्रदर्शित करते हैं। एक मिथ्यावादी कहावत प्रचलन में है कि कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए संकटों से सामना करना आवश्यक होता है। अर्थात संकट नहीं तो प्राप्ति भी नहीं। परंतु आपके पास सामान्य स्तर की भी व्यापारिक सोच विकसित हो जाती है, तो आप बिना किसी संकट के सरलता से अच्छा लाभ कमाते हुए समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। निवेश एक ऐसी विधि होती है जो अर्थशास्त्र के आधारभूत नियम मांग एवं आपूर्ति पर कार्य करती है। यदि बाजार में किसी वस्तु की मांग को निर्मित कर दिया जाए, उसकी आपूर्ति हेतु इस प्रणाली का निर्माण करना आवश्यक बन जाता है। अर्थशास्त्र में इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि बाजार मांग एवं आपूर्ति के मध्य एक निश्चित दूरी बनाकर चले। एक अच्छी व्यापारिक सोच इसी दूरी का लाभ उठाकर जीवन को सुरक्षित बना सकती है। संभवतः आप यह भी सोच सकते हैं कि व्यापार करना बच्चों का खेल नहीं होता। इसके लिए विशेष पूंजी की आवश्यकता एवं व्यापारिक बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर एक बात आप सुनिश्चित कर लें कि व्यापारिक सोच एवं पूंजी दोनों ही आप सरलता से प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में कुछ बुद्धिजीवी आपको यह भी कह सकते हैं, जब तक आप अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेंगे आप कुछ भी नया नहीं कर सकते हैं। परंतु बिना किसी सही मार्गदर्शन के यदि हम अपना सुविधा क्षेत्र छोड़ने का प्रयास करते हैं तो हम और भी बड़े संकट से गुजर सकते हैं। हमारे समाज में शिक्षा प्रदान करने वालों की संख्या सामान्य से अधिक है, परंतु वास्तविक शिक्षक उनमें से कोई भी नहीं है। प्रत्येक शिक्षा अर्थशास्त्र को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जानी चाहिए। वाणिज्य में सदैव लाभ एवं हानि को देखकर ही कोई निर्णय लिया जाता है, परंतु हमारे समाज में अर्थशास्त्र को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा जाता है। यही कारण है कि समाज में अधिकांश परिवार अपना जीवन यापन संघर्षों के मध्य बिताने के लिए बाध्य हैं। सर्वप्रथम हमें इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि व्यापारिक सोच किस प्रकार से कार्य करती है। अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमें प्रत्येक कार्य करने से पूर्व एवं करने के उपरांत उसमें उपयोग किए गए समय एवं संसाधनों का आर्थिक मूल्यांकन करना आना चाहिए। प्रारंभ में इस प्रक्रिया को करना एक जटिल कार्य अनुभव होगा, परंतु अभ्यास करते करते आप सरलता से इसे करने लगेंगे। एक बात अवश्य है कि आपको इसे करने के लिए एक दृढ़ संकल्प लेना ही होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि जीवन में प्रगतिशील बने रहना इतना कठिन कार्य नहीं है जितना हमें अनुभव होता है। हमारी मानसिकता सदैव हमारे संकेतों पर कार्य करने के लिए उत्साहित रहती है, परंतु हम अपने विचारों को सही अर्थों में उपयोग नहीं कर पाते हैं। व्यापारिक सोच को विकसित करने के लिए हमें केवल एक छोटा सा प्रयास करना होगा जिसमें हमें आर्थिक विचारधारा को प्राथमिक स्थान देना होगा। परंतु प्रारंभ में आप यह अनुभव करेंगे कि आपके वर्तमान विचार यह करने का आपको समय ही नहीं दे रहे। आपका दैनिक जीवन जिस प्रकार से चल रहा है उसमें सबसे बड़ा कारक वह विचार होते हैं जो प्रतिपल आपके मस्तिष्क में भ्रमण करते रहते हैं। जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय भी कोई ना कोई विचार आपके साथ जुड़ा रहता है। भोजन करते समय अथवा किसी व्यक्ति से बात करते समय हम किसी न किसी विचार का उपयोग अवश्य करते हैं। हमारी यह प्रक्रिया ही विशेष तौर पर हमें प्रगति के मार्ग से दूर करने का कार्य सदैव करती रहती है। हमने अपने मस्तिष्क को एक खुला मंच बना रखा है जिसमें कहीं से कोई भी विचार आकर रहना प्रारंभ कर देता है। हमारा बौद्धिक बल धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को खोता चला जाता है और एक ऐसा क्षेत्र विकसित हो जाता है जिसमें हम प्रत्येक विचार को एक द्वंद्व के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करने लगते हैं। हम एक ऐसी चर्चा से सदैव घिरे रहते हैं जिनका हमारे भविष्य से कोई विशेष सरोकार नहीं रहता। एक व्यापारिक सोच रखने वाला व्यक्ति प्रत्येक उस चर्चा से दूर ही रहता है जहां उसे आर्थिक लाभ की प्राप्ति न्यूनतम दिखती है। हमारा एक छोटा सा प्रयास यदि हम दृढ़ संकल्प के साथ करें तो धीरे धीरे हमारी मानसिकता के बिखराव की गति ठहराव की ओर प्रवेश करने के लिए बाध्य हो जाएगी। प्रारंभ के 7 दिन आपको विशेष तौर पर एक निश्चित समय के लिए इस प्रयास के लिए उपयोग में लाने होंगे। हमारे समाज का समर्थन प्रारंभ में हमें शायद प्राप्त ना हो पाए, परंतु हमारा प्रयास भविष्य के एक बड़े लाभ को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। आप अथवा आपका परिवार मासिक वेतन के रूप में कितनी भी धनराशि क्यों न प्राप्त करे, परंतु आप सदैव स्वयं को धन के अभाव में ही अनुभव करेंगे। आपातकालीन अवस्था में आपको कठिन संघर्ष के बाद धन की आपूर्ति मिल पाएगी। व्यापारिक सोच प्रत्येक आपातकालीन स्थिति को पूर्व में ही ध्यान में रखते हुए हमारा दैनिक जीवन का निर्धारण करने में सक्षम होती है। आवश्यकता है केवल एक ऐसे प्रयास की जिसके द्वारा आप इसे विकसित कर सकें। अब यहाँ से हम आपको कुछ सरल तरीके बताएंगे जो आपकी व्यापारिक सोच को विकसित करने में सहयोगी सिद्ध होंगे। भारत में अधिकांश लोग एक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं।
कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला तकनीकी कौशल युक्त कर्मचारी एवं दूसरा परंपरागत कर्मचारी। यह श्रेणियां वास्तव में हमारे बौद्धिक स्तर के आधार पर निर्धारित की जाती थीं, परंतु वर्तमान में शिक्षा के तकनीकी स्तर को ध्यान में रखते हुए चिन्हित की गई हैं। एक कर्मचारी के रूप में हम सभी को एक कार्य प्रदान किया जाता है जो हमारे पूरे दिन का कार्यक्रम निर्धारित करता है। एक कर्मचारी के रूप में हमारा मानसिक स्तर परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि प्रत्येक कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ समयबद्ध तरीके से अपने कार्य को उसके परिणाम तक पहुंचाएं। परंतु जब सभी कर्मचारी एक दल के रूप में कार्य करते हैं तो अधिकांश कार्य अपने परिणाम की ओर सरलता से पहुंच जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी अपने मानसिक स्तर के अनुसार कार्य करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी की मानसिक स्थिति सामान्यतः दो दिशाओं में कार्य करती है, पहला सकारात्मक दृष्टिकोण से और दूसरा नकारात्मक दृष्टिकोण से। इन दोनों पक्षों का निर्धारण उस अधिकारी पर निर्भर करता है जिसके दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य को किया जा रहा होता है। जिस प्रकार किसी भी एक पालतू जानवर को खुला छोड़ दिया जाए तो वह एक लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के आनंद को लेने का प्रयास करेगा। वह भरपूर मात्रा में भोजन ग्रहण करेगा, स्वतंत्र भाव से भ्रमण करेगा और थक जाने पर सो जाएगा। परंतु यदि उसे नियंत्रण में कर लिया जाए तो वह भरपूर मात्रा में उपयोगी सिद्ध हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जिस पशु को मानव पालता है एवं उनको एक प्रशिक्षण भी देता है तो उनके द्वारा वह अपने कई कार्य करवा लेता है। ठीक इसी प्रकार कर्मचारी के रूप में यदि अधिकारीगण नियंत्रण बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो संस्थान सुचारू रूप से कार्य करता रहता है। कर्मचारियों से आवश्यकता से अधिक कार्य भी लिया जा सकता है। यदि नियंत्रण में चूक हो जाती है तो अधिकांश कर्मचारी एक स्वतंत्र जानवर की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। सुबह कार्यालय में प्रवेश करने के उपरांत संध्या काल तक न्यूनतम कार्य करते हुए भी अधिकतम का प्रदर्शन करते हैं। कर्मचारी ऐसी स्थिति में अपने नकारात्मक भाव का प्रदर्शन करते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो अपने रिक्त समय को किसी ज्ञानवर्धक कार्य से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वह कुछ नवीन सूचनाओं को एकत्र करते हैं, नए कौशल को सीखते हैं एवं यही प्रयास करते हैं कि उनको जीवन में प्रगति मिलती रहे। यह ऐसे कर्मचारी होते हैं जो अधिकतम कार्य करते हुए भी सदैव शालीनता का प्रदर्शन करते हैं। कर्मचारियों की इस श्रेणी को सकारात्मक मानसिकता वाले भाव में रखा जाता है। लगभग प्रत्येक संस्थान अपने कर्मचारियों को अवकाश अवश्य देते हैं। नकारात्मक भाव वाले कर्मचारी इस पूरे अवकाश का उपयोग केवल आराम करने के लिए ही व्यतीत करते हैं। दूसरी ओर सकारात्मक भाव वाले कर्मचारी अवकाश को भी किसी नवीनता के साथ जोड़कर सीखने का प्रयास करते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण प्रत्येक निवास पर रसोई को संभालने वाली महिला से प्रकट होता है। हमारे घर की महिलाएं बिना किसी अवकाश के प्रतिदिन समान दिनचर्या के अनुसार अपना कार्य करती रहती हैं एवं बहुत कम ही ऐसा देखा जाता है कि वे नकारात्मक भाव को प्रकट करें। ऐसा अवश्य होता है कि घर की आवश्यकताएं जब पूरी नहीं हो पाती है तो महिलाएं चिंतित हो जाती हैं एवं कभी कभी तनावग्रस्त भी रहती है। परंतु दिन भर अपने कार्य के प्रति उनका समर्पण भाव उन्हें अधिक समय तक विचलित होने नहीं देता। दूसरी ओर ऐसा भी नहीं है कि जो कर्मचारी सदैव व्यस्त रहते हैं वह नकारात्मक भाव के शिकार नहीं होते हैं, किंतु उन पर इसका प्रभाव सामान्य से कुछ कम ही रहता है। हमारा मस्तिष्क प्रतिपल हमसे कुछ ना कुछ भोजन की मांग करता रहता है। दिन में आवश्यकता के अनुसार वह शारीरिक भोजन ग्रहण करता है, परंतु इसके उपरांत इस बात की प्रतीक्षा करता है कि उसे कोई नवीन सूचना रूपी भोजन प्राप्त हो।
हमारे मस्तिष्क को मूल रूप से दिशा निर्धारण का कार्य करना होता है, जिसके माध्यम से ऊर्जा को एक स्वरूप मिल सके। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक भौतिक शरीर का प्रत्येक अंग कार्य कर रहा होता है। जो ऊर्जा भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं, उसे प्रत्येक अंग अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, जिस प्रकार हमारा भौतिक शरीर हर समय कार्य करने में तत्पर रहता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी सदैव अपने कर्तव्य निभाने होते हैं। जब हम किसी संस्थान में एक कर्मचारी की भांति अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क को हमारे कर्तव्य के रूप में भोजन मिल रहा होता है। यदि किसी भी कारणवश हम हमारा कर्तव्य छोड़ देते हैं, तो उसी क्षण प्रकृति हमारे मस्तिष्क का उपयोग करना प्रारंभ कर देती है। जिस प्रकार एक वाहन का उपयोग करने के लिए एक कुशल चालक की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार संस्थान में कर्मचारियों को सही दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए कुशल अधिकारी की आवश्यकता भी होती है। अधिकारी को यह ज्ञात होना चाहिए किस कर्मचारी से कब और कितना कार्य लिया जा सकता है। उसे अपने संस्थान के सभी कर्मचारियों के विषय में उनके बौद्धिक स्तर ज्ञान अवश्य होना चाहिए। परंतु यदि ऐसा करने में अधिकारी सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में संस्थान अपने कर्मचारियों की कुशलता का लाभ नहीं उठा पाता है। व्यक्तिगत तौर पर अधिकांश लोग कार्य करना नहीं जानते हैं, परंतु उनसे ही सही अर्थों में उचित कार्य लिया जा सकता है। वर्तमान जीवन शैली में सबसे बड़ी आवश्यकता कुशल अधिकारियों की पैदा हो चुकी है। यही कारण है अधिकांश कर्मचारी कार्य से विमुख हो चुके हैं अथवा न्यूनतम वेतन पर अधिकतम कार्य करने के लिए बाध्य हैं। एक और बात प्रचलन में आ चुकी है कि तकनीक ने अधिकांश लोगों का रोजगार छीन लिया है। परंतु यह कोई नहीं देख पाता कि तकनीक के द्वारा प्राप्त सुविधाओं का लाभ समय को बचाने में कितना अधिक किया जा सकता है। वास्तविक कारण सही अर्थों में कर्तव्य का ज्ञान नहीं होना है। यदि हम समाज को पहचानकर उसके लिए अपनी सेवाओं का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान हो सकता है। जब हम अपने प्रारंभिक जीवन का आनंद ले रहे होते हैं, तो अपने जीवन के प्रति हम उत्साहित रहते हैं। हमें हमारे परिवार अथवा समाज से कई प्रकार के आनंददायक पलों का लाभ मिलता है। किंतु अधिकांश लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं मिल पाता जिससे वह अपने समय को निर्धारित कर सकें। समय बीतने के साथ साथ समय निर्धारण की विधि वह समझ ही नहीं पाते हैं और समय उनके हाथ से फिसलना प्रारंभ हो जाता है। सामान्य तौर पर किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव यही प्रयास करते हैं कि हमें किसी बुद्धिमान सहयोगी का समर्थन मिल सके जिससे हम हमारी कार्यशैली को और अधिक विकसित कर सकें। प्राचीन समय में इसके लिए हम मानव को सहयोगी बनाते अथवा उपयोग में लाते थे, किंतु तकनीक के विकसित होने के उपरांत हमने उसको अपना सहयोगी बना लिया। तकनीक इस स्तर पर कार्य करती है कि हमारा कार्य तीव्र गति से संपन्न होना प्रारंभ हो जाता है। दिनों का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में और मिनट का काम सेकंड में हो जाता है। अब हमें अतिरिक्त समय की प्राप्ति हो जाती है। इस प्राप्ति का लाभ उठाना हमें नहीं आता है। जब हमारे बौद्धिक बल को किसी भी कार्य विशेष से अलग कर दिया जाता है, तो उस अवधि का प्रयोग प्रकृति अपनी योजना के अनुसार करना प्रारंभ कर देती है, जो संभवतः हमारे पक्ष में नहीं होता है। यही वह कारण है कि हमारा बौद्धिक बल धीरे धीरे पतन की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। हमारे मन का लचीलापन समाप्त हो जाता है और वह जटिलताओं के रूप को प्राप्त कर लेता है। आशा की एक किरण सदैव जगी रहती है, किंतु उसका लाभ उठाने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती है। इस प्रकृति में कुछ विलक्षण बुद्धि वाले लोग भी होते हैं जो प्रत्येक चुनौती को सरलता से पार करने की क्षमता रखते हैं।
ऐसे बुद्धिजीवियों का सहयोग प्राप्त करना हमारी जटिलताओं को कम करने में सहयोगी सिद्ध होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय इस दिशा में एक अति सुंदर मंच होता है, जिसमें हम अपने मन की जटिलता को लचीलापन में बदल सकते हैं। जितना अधिक मन लचीला होता चला जाएगा, हमें आर्थिक एवं मानसिक प्रगति भी मिलती चली जाएगी। किंतु ऐसा करने के लिए हमें उन नियमों को सीखना आवश्यक होता है जो इस उद्योग के लिए निर्धारित किए गए हैं। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि हम किसी एक संस्थान के लिए अपने समय का उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं और बिना किसी विशेष प्राप्ति के हम अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। प्रारंभिक स्तर पर यह आवश्यक भी होता है, किंतु एक लंबी अवधि बीत जाने के उपरांत हमें इसका लाभ मिलना लगभग समाप्त हो जाता है। हमारी प्रगति धीरे धीरे शून्यता की ओर बढ़ने लगती है, अर्थात हमारा लचीलापन पुनः जटिलता को प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। अब ऐसी स्थिति में हम या तो इस व्यवसाय से दूरी बना लेते हैं या फिर मंच बदलने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारी वर्तमान जीवन शैली मूल रूप से इतनी जटिल हो चुकी है कि जिसमें कुछ भी नया सीखने की क्षमता हमारे पास नहीं बची है। परंतु इसके उपरांत भी केवल छोटे छोटे परिवर्तन करके हम अपने व्यवसाय को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। आप यह अवश्य सोच रहे होंगे, जो हम कर रहे हैं क्या वह गलत है, क्योंकि हमसे पहले भी सफल लोगों ने यही किया और आज भी ऐसा करके लोग सफल तो हो ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको इस उद्योग का एक सबसे बड़ा पक्ष समझाते हैं। नेटवर्क उद्योग भारत में कोई नया नहीं है, केवल इसका स्वरूप ही बदला है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक यदि हम अपनी दृष्टि दौड़ाएं तो प्रत्येक धार्मिक संस्थान, राजनैतिक समूह, शैक्षिक संस्थान, योग संस्थान इत्यादि यही प्रयास करते हैं कि उनके अनुयायी सदैव बढ़ते रहें। ऐसा होने से उनके समूह का बल बढ़ता है। जहां पर संख्या बल होता है, वहां पर हर प्रकार की संपदा स्वतः ही प्रकट हो जाती है। इस विशेष पद्धति का उपयोग व्यापारिक मंडल ने भी किया और अपने उत्पाद को अत्यधिक मात्रा में लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग व्यापारिक ढांचों का निर्माण भी किया। क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का बहुत अधिक विकास नहीं किया गया, जिसके कारण हमें इस बात का ज्ञान नहीं मिल पाया। यदि उचित समय पर इस उद्योग को एक विषय के रूप में हमें पढ़ाया गया होता तो आज भारत के अधिकांश युवा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें बहुत ही सरलता से आप अपनी आय को बढ़ाते चले जाते हैं। परंतु इसके लिए सही प्रशिक्षण का प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारा वर्तमान परिवेश इस उद्योग के लिए एक श्रेष्ठ मंच के रूप में कार्य कर रहा है। अपने अगले अध्याय में आपको हम इस उद्योग का एक तकनीकी पक्ष समझाएंगे और इसके कार्य करने का सही स्वरूप प्रदान करेंगे। आप केवल इतना ही ध्यान रखें, आपके बौद्धिक स्तर को पूर्ण रूप से सक्षम बनाने के लिए इससे अच्छा मंच आपको नहीं मिल सकता। यदि आप इस पुस्तक की निःशुल्क ई-प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं और फॉर्म को भरें। आपसे यह निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल का बटन भी दबाएं। इस ध्वनि प्रवाह को अपने 5 मित्रों को साझा अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।